अभी हम इंटीग्रेशन के बेसिक्स देखेंगे। मतलब यही कि इंटीग्रेशन कब आया, क्यों आया, कैसे आया, फिर उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सब। तो उसके लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। तो इस पहले बैकग्राउंड ही देखते हैं कि जैसे कि शुरुआत में इनिशियल क्या बोलते हैं उसे, जो भी सेंचुरीज में, कि जब इंसान इवॉल्व हो रहा था तब मतलब लोगों ने धीरे धीरे खेती करना सीख लिया था, ताकि एक जगह पे रह सके और वहीं से फिर अपना खाने का जो भी होगा वो कर पाएंगे, जुगाड़। उसके बाद क्योंकि एक ही जगह पे रह रहे थे तो फिर रहने के लिए भी कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे कि ऐसे ही रैंडमली किधर भी रहने से अच्छा कुछ ठीक ठाक घर टाइप कुछ बनाया जा सके। डिफरेंट डिफरेंट हर एक के अपने आइडियाज के हिसाब से वो लोग बनाते थे। तो मेनली अभी हम कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर का एग्जांपल देखेंगे। उसमें उसमें देखो, अभी उसमें कैसा था कि अगर दोनों एप्लीकेशंस में, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन में, लैंड की ज़रूरत होती है। और लैंड में भी ऐसा है कि लैंड जो रहती है वो उस पे अगर कुछ करना है तो, जैसे कि अगर कहीं पे खेती करनी है तो उसमें उस लैंड का जो एरिया है वो इम्पोर्टेंट है जानना, कि ताकि हम उस पे बेसिस पे आगे का कैलकुलेशन कर पाए कि अगर उसमें खेती, उस वाले एरिया में खेती करनी है तो कितने अमाउंट ऑफ क्रॉप्स का जो भी रहेगा मटेरियल वो कितना लगेगा। उसमें जो पानी देना होता है वो क्रॉप्स के हिसाब से और एरिया के हिसाब से वो कितना देना पड़ेगा। और तमाम बाकी चीज़ें जो लगती है उसमें एग्रीकल्चर में। तो उस पे मतलब वो सब डिसाइड करने के लिए हमें पहले उस लैंड का एरिया पता होना ज़रूरी है, तभी हम आगे की चीज़ें प्लान कर पाएंगे। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन में भी वैसा ही है कि अगर कुछ भी शेप बनानी है, घर बनाना है, कुछ भी लोगों को शुरुआत में जो कुछ भी बनाते थे तो उधर भी उन्हें वो जो एरिया है लैंड का जिस पे वो बनाने वाले हैं, तो वहाँ पे उन्हें वो पता होना ज़रूरी था कि उसका एरिया, ताकि उस पे आगे कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो भी मटेरियल लगेगा उसकी क्वांटिटी, उसका उसकी मेजरमेंट्स कितनी रहेगी, कैसा रहेगा, वो सब के लिए भी एरिया पता होना ज़रूरी था। तो पहले ऐसा मतलब तो इसलिए मोस्टली रेक्टेंगल शुरुआत में तो रेक्टेंगुलर, अगर समझो कि हमने रेक्टेंगुलर एरिया पे एक रेक्टेंगुलर शेप पे कुछ करना है तो रेक्टेंगल जो है वो नेचर में कॉमन शेप है। तो इसलिए उसमें उसका जो एरिया है तो उसको इतना मतलब वो उसका एरिया फाइंड करना या फिर उसका फॉर्मूला निकालना वो इतना डिफिकल्ट नहीं था। उस पे उसका भी डेरिवेशन था है, लेकिन उस पे अभी फोकस नहीं करेंगे। अभी सिर्फ आगे की बातें करेंगे, उसको फिर कभी देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए हम इतना मान के चलेंगे कि उसका एरिया निकालना इजी था और वो कॉमन शेप है पूरे नेचर में। तो वो मतलब ऑब्जर्वेशन करके ही समझ गए थे लोग कि उसका एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही रहेगा। पर वो उसके बाद मैथमेटिशियंस ने उसको वेल डिफाइंड डेफिनेशन भी दी थी, उसके बाद वो सब अलग स्टोरी है। लेकिन ओवरऑल ये है कि लेंथ इंटू ब्रेड आ गया तो उसका एरिया तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर बार जो ज़मीन है वो रेक्टेंगुलर ही रहेगी। जैसे कि कोई खेत वगैरह है तो हर बार ये ज़रूरी नहीं कि हर खेत रेक्टेंगल ही होगा, कि ये रेक्टेंगल मेरा खेत, अगला वाला तेरा, उसके अगला किसी और का, ऐसा नहीं होता। ज़मीन वो डिपेंड करता है कि उस जो भी फार्मर वगैरह है तो उसकी वो उसका ज़मीन कितनी है, फिर उसके हिसाब से फिर वो खेत वगैरह बनेंगे, या तो पूरा ही खेत बनेगा या फिर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट उसको इसे इसमें डिवाइड कर देगा। तो वो डिपेंड करता है शेप पे। तो अभी शेप जो है, अगर तो अगर कोई खेत है उसका, ज़रूरी नहीं कि उसका रेक्टेंगल ही रहे शेप, उसका कुछ भी शेप हो सकता है। और इसलिए, और अगर कुछ कंस्ट्रक्शन भी करवाना है तो जो कंस्ट्रक्शन करवाना है वो डिपेंड करता है डिज़ाइन पे कि हमें किस डिज़ाइन का कंस्ट्रक्शन चाहिए। अभी उस डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि वो एरी लैंड का जो रहेगा शेप क्या रहेगा। तो इसलिए जो मेन चीज़ हुई ये कि जो शेप है लैंड का वो डिसा कुछ फिक्स नहीं है कि एक सेट ऑफ शेप है वही वाले यूज़ होंगे, और उस एक्स के लिए ए वाले फॉर्मूले वो यूज़ कर लो। तो वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, लोग कैसे भी डिफरेंट डिफरेंट शेप यूज़ कर रहे थे। तो तभी मैथमेटिशियंस के सामने ये क्वेश्चन था कि अ, हमारा जो शेप रहेगा वो कुछ भी हो सकता है। वो बहुत उसमें चांसेस, मतलब बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप निकल सकती है। तो हर एक का हम पहले से फॉर्मूला बना के नहीं रख सकते। लेकिन या फिर इसलिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि
हम कौन सा ऐसा अप्रोच बनाए ताकि हम शेप अगर बदल भी गया फिर भी हम उस अप्रोच से उसका एरिया निकाल पाए। तो मतलब एरिया डिराइव करने का ऐसा वे या फिर अप्रोच जिससे हम किसी भी शेप का एरिया निकाल सके। तो ये उनके सामने क्वेश्चन था मैथमेटिशियन के सामने। तो उन्होंने एक अप्रोच निकाला और वो वाला अप्रोच अपन अभी डिस्कस कर लेंगे। और उस डिस्कस करते टाइम हम एग्जांपल लेंगे एकदम सिंपल वाला शेप का, ताकि जब हम उसे डिस्कस करते रहे तब हमें वो सब सारी चीजें रिलेट हो जाए। अगर हमने डिफिकल्ट वाला शेप पकड़ लिया तो वो हम अभी समझने के में ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए हम एकदम इजी वाला शेप ले लेंगे जो है अपना ट्रायंगल। तो समझने के लिए हम इसको ले रहे हैं। तो मैथमेटिशियन ने क्या बोला कि हम लोग अगर ये वाली शेप अपने पास आई है और उसका अपना एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको बहुत सारे स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे। तो अभी सबसे पहले स्ट्रिप जो है वो उसको क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं कि जैसे कि इसको ये छोटी सी एक स्ट्रिप है तो उसको स्ट्रिप बोल देते हैं। उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ मतलब जो भी है उसको स्ट्रिप बोला जाता है कि ऐसा छोटा सा जो जो भी है रेक्टेंगुलर। तो उसका फायदा क्या होगा कि हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम जितना छोटा करेंगे उतना वो रेक्टेंगुलर शेप में चला जा रहा है। जैसे कि इसको अगर हम छोटा कर पाते हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी ये यहाँ पे थोड़ा सा एज है, लेकिन अगर हमने इसको और भी छोटा कर लिया और छोटा, तो जो एज है यहाँ पे वो और छोटी हो जाएगी। मतलब यहाँ से तो ये वाला रेक्टेंगल शेप में है इस साइड में कि ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है, लेकिन यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर शेप में नहीं, इस साइड में इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एज है। तो मैथमेटिशियन ने बोला कि इसको और भी छोटा कर लिया, ये स्ट्रिप को और भी छोटा, क्योंकि यहाँ पे वो दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अभी हमें इमेजिन ही करना पड़ेगा। इसको और छोटा छोटा करते जाएंगे, तो अगर जब छोटा छोटा करते जाएंगे तो हमें एंड में सिर्फ ये वाली जो लाइन है, ये थिन लाइन, सिर्फ ये एंड वाली लाइन, ये वाली एक ही लाइन जो है वो आएगी कि ये सबसे छोटी स्ट्रिप हम उसे बोल सकते हैं कि जो सबसे छोटी स्ट्रिप है। और क्योंकि वो सबसे छोटी है तो यहाँ पे देखो, ये तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये लेंथ उसकी आ गई। यहाँ पे जो ये स्ट्रेट सरफेस है, क्योंकि यहाँ पे एनीवे स्ट्रेट ही था और एक ही पॉइंट पकड़ेंगे ये लास्ट वाली लाइन का, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट सरफेस है। और अगर यहाँ पे देखें ए पॉइंट पे, तो ये वाले में भी वो स्ट्रेट ही सरफेस है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक लाइन और उसका एक छोटा सा पॉइंट। तो वो पॉइंट जो है वो स्ट्रेट सरफेस है। तो यहाँ पे फायदा क्या होगा कि यहाँ पे स्ट्रेट सरफेस मिल गया, मतलब ये इसको हम ब्रेड कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्ट्रेट सरफेस है जिसको ब्रेड कंसिडर करेंगे, और ये जो है हाइट उसको हम लेंथ बोलते हैं। और वो एज अ रेक्टेंगल हम उसको ट्रीट कर सकते हैं उस लाइन को, क्योंकि लाइन के पास लेंथ तो है ही, ऊपर से जो एकदम छोटा सरफेस है दोनों साइड में, उसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि वो ब्रेड्थ है। और हम ये बोलेंगे कि वो बहुत छोटा पॉइंट है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पे, सिर्फ स्ट्रेट मतलब उस लाइन की यहाँ पे जो स्ट्रेट सरफेस बनेगा ब्रेड्थ का। तो वैसे ही मतलब वो एक हो गया। उसके बाद उसके जस्ट साइड में और एक सेम सेम वाले ब्रेड्थ का और एक लाइन पकड़ लेंगे, वेरी थिन लाइन, वो बहुत ज्यादा थिन रहेगी लाइन। उसके साइड में और एक थिन लाइन। तो ऐसे करके हम इसी ट्रायंगल को मल्टीपल थिन लाइंस में डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि हम एक चीज इधर फोकस करने की है या फिर जानने की है कि ये जो थिन लाइन हम बोल रहे हैं, पहले ये रहेगी, उसके बाद ये, इसके बाद ये, तो उसमें जो ब्रेड्थ है वो सेम है हर एक लाइन की, क्योंकि वो हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो सबसे छोटी होगी, यहाँ पे स्ट्रेट हो रहा है। लेकिन हम क्योंकि इस ट्रायंगल को थिन लाइन में डिवाइड कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो उसकी जो हाइट है या फिर लेंथ है रेक्टेंगल की, वो छोटी होती जा रही है। तो मतलब रेक्टेंगल की जो डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल्स बनेंगे, थिन लाइन हम जिसे बोल रहे हैं, उस पहले थिन लाइन का लेंथ कुछ एच रहेगी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी कम होगी स्लाइटली, क्योंकि वो जस्ट उसके पास साइड में रहेगी। उसके बाद और छोटा होगा और छोटा छोटा कर करते यहाँ पे उसकी जो हाइट है वो छोटी होती जाएगी। लेकिन जो ब्रेड थे वो अभी भी सेम रहेगी, क्योंकि हमने ब्रेड को क्या पकड़ा है कि जो एकदम छोटा पॉइंट होगा इस थिन लाइन का, तो इसके साइड में भी हम दूसरी थिन लाइन कंसिडर कर रहे हैं। और क्योंकि वो थिन लाइन का ब्रेड सेम है, तो इसलिए वो ब्रेड तो सेम ही रहेगी, तो ब्रेड का इशू नहीं है कोई। तो सर मैथमेटिशियंस ने बोला कि ठीक है, ये ऐसा करके इसको डिवाइड करो थिन लाइंस में। तो यहाँ पे एक थिन लाइन, उसके जस्ट बाजू में दूसरी थिन लाइन, जस्ट बाजू में तीसरी, फिर चौथी, ऐसे कर करके एन थिन लाइंस बन जाएगी। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स को हमने बोल दिया कि एक जो ब्रेड्थ रहेगी उस लाइन की वो पी हमने कंसिडर कर ली, क्योंकि वो पी की वैल्यू हमें पता नहीं, क्योंकि हमने बोला है कि वो बहुत छोटी होगी।
क्योंकि हमें स्ट्रेट सरफेस चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर स्ट्रेट सरफेस चाहिए तो बहुत छोटा पी होगी तभी वो स्ट्रेट सरफेस मिलेगा। और हम बोल रहे हैं कि ऐसी एक थिन लाइन, दो थिन लाइन, तीन लाइन, ऐसे कर करके एन थिन लाइंस बनेगी। तो अभी यहाँ पे एन की वैल्यू भी हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम सिर्फ बोल रहे हैं कि एन थिन लाइंस बनेंगी। तो यहाँ दो चीजों को गौर से देखने की जरूरत है। उसमें पहली चीज की जो p है उसको हमने बहुत छोटा माना है, जिसकी वैल्यू अभी हमें मालूम नहीं है। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि बहुत छोटी होगी, मतलब 0.0000000 बहुत सारे जीरो आएंगे, उसके बाद 1 आएगा, तो इतनी छोटी होगी। और n जो है वो नंबर ऑफ थिन लाइन्स है, कि एक थिन लाइन, दो थिन लाइन, तीन थिन लाइन करते n थिन लाइन्स। तो n और p ये अभी के लिए हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं, उनकी वैल्यूज हमें मालूम नहीं है। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि p की वैल्यू बहुत छोटी है, और क्योंकि p की वैल्यू बहुत छोटी है तो बहुत ज़्यादा थिन लाइन्स आ जाएंगी यहाँ तक, और इसलिए n की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि n इज नंबर ऑफ थिन लाइन्स। तो बस p और n का यही यही एक्चुअली मेन है, दो वेरिएबल्स, उसके बाद तो सब आसान है। तो मैथमेटिशियन ने बोला कि अपने पास एंड में बहुत सारे थिन लाइन्स मिल जाएंगी। तो बस थिन लाइन्स तो एट द एंड वो रेक्टेंगल ही है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एक थिन लाइन यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे। तो वो क्योंकि एकदम छोटी छोटी है तो उसका वो एज अ रेक्टेंगल उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। उसको, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे कि ये स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप, ये दूसरी स्ट्रिप, ये तीसरी स्ट्रिप, इसको हम एज अ रेक्टेंगल ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर इस स्ट्रिप का हमने देख लिया तो इसके यहाँ पे तो रेक्टेंगल टाइप शेप बन रही है यहाँ पे एंड पे, यहाँ पे ब्रेड्थ और हाइट, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा। सिमिलरली सेकेंड वाले स्ट्रिप को यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है इस साइड पॉइंट पे, इस साइड पे, लेकिन इस साइड नहीं बन रहा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम इतना छोटा करेंगे कि वो पूरा रेक्टेंगल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल, उसके बाजू में दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा रेक्टेंगल, ऐसे हमें एन थिन लाइंस मिलेंगे, मतलब एन रेक्टेंगल्स मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एन रेक्टेंगल्स का सेपरेटली एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, हमें वो मिल चुका है। तो बस एन रेक्टेंगल्स का सेपरेटली एरिया निकालना है, और एंड में हमें सब सिंपली उनको ऐड कर देना है, क्योंकि हमने बोला था कि वो जो एन रेक्टेंगल हो जो है वो इसी को डिवाइड करके आए हैं। तो अगर हर एक का सेपरेटली एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे तो ये पूरे का अपने को बाय डिफॉल्ट एरिया मिल जाएगा। तो मतलब वही कि हर एक थिन लाइन का एरिया निकालो और उसको फिर ऐड करो मतलब वही कि समेशन करो, और उसी को बोलते हैं कि इंटीग्रेशन, कि एडिशन इक्वल टू समेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन। हम बोलते हैं ना कि कहीं भी जैसे कि एन चीजों को इंटीग्रेट करना है, मतलब इन चीजों को एक साथ जोड़ना है, तो उसी को जोड़ना या फिर समेशन, उसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो यही पूरी आइडिया दी मैथमेटिशियंस ने कि इस तरह से हम कोई भी एरिया निकाल सकते हैं। तो अभी इसका एरिया हम डिराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले कि दो चीजें कि इसी तरह हम किसी भी मतलब जरूरी नहीं कि हर बार हम रेक्टेंगल ही पकड़ेंगे। वो शेप के हिसाब से हमें जो कोई भी थिन वाले शेप पकड़ेंगे और उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे एरिया। तो वो मतलब वो अपने पे है कि हमें कौन सा वाला शेप निकाल, या फिर उस शेप के लिए कौन सा छोटा वाला शेप कन्वीनियंट है या फिर कौन सा सूटेबल है, उसके हिसाब से हम ले लेंगे। तो ओवरऑल आइडिया ये थी कि छोटे छोटे थिन लाइंस या फिर थिन स्ट्रिप्स बनाओ और उसका सेपरेटली एरिया निकालो। और दूसरी चीज फिर से जिस पे हमें अच्छे से देखना है कि जैसे कि यहाँ पे एक थिन लाइन है, उसके बाद उसके जस्ट बाजू में दूसरी थिन लाइन है, जो दूसरा रेक्टेंगल, उसके जस्ट बाजू में तीसरा है, उसके अच्छा चौथा है, पांचवा है। तो ऐसे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि उसके इसमें, क्योंकि हमने बोला कि जो ब्रेड है वो सबसे छोटी है, मतलब वो स्ट्रेट सरफेस है, तो इसलिए वो चेंज नहीं होगा दूसरे थिन लाइन में, तीसरे थिन लाइन, चौथे में वो शेप चेंज नहीं, क्योंकि वो एनीवे स्ट्रेट, क्योंकि वो इतना छोटा है कि वो स्ट्रेट सरफेस जैसा लग ही रहा है। मतलब थोड़ा सा कुछ चेंज होगा सकता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। तो क्योंकि वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो हाइट है वो चेंज होती जा रही है, क्योंकि वो छोटा छोटा हो रहा है। मतलब रेक्टेंगल वही है, रेक्टेंगल की ब्रेड वही है, सिर्फ लेंथ छोटी हो रही है। तो वो एक चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो अभी अपन जाके क्या करेंगे कि हर एक का निकाल लेंगे एरिया। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले कि ये वाली स्ट्रिप है, उसका हम एरिया निकालते हैं। तो ये स्ट्रिप जो है, जैसे कि हमने सबसे एंड में देखा था, तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पे उसकी जो ब्रेड्थ है, जो ब्रेड्थ या फिर विड्थ, उसको हम पी बोल रहे हैं, जो स्ट्रेट सरफेस बनेगी यहाँ पे। और पी और जो लेंथ है वो, इसका जो ट्रायंगल की हाइट है वो इसकी लेंथ हो जाएगी उस रेक्टेंगल की, राइट। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ तो अपने पास h है, तो h इंटू ये p,
मतलब एच और पी का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन सिंपल। सिमिलरली जब तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप जो होगा वो पी इंटू एच होगा, मतलब बस लेंथ और ब्रेड का हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये ब्रेड थे और ये लेंथ है, क्योंकि ये ट्रायंगल की जो हाइट है वो जब उसको रेक्टेंगल हम इधर कंसिडर करेंगे तो उसकी लेंथ है वही होगी जो ट्रायंगल की हाइट थी। तो ये अपने पास आ गया अपना अ, एक स्ट्रिप का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का एरिया। उसके बाद हमें अब उसके जस्ट बाजू में दूसरी लेंथ रहे, दूसरी रहेगी हाइट, या फिर दूसरी रहेगी दूसरी लाइन रहेगी थिन लाइन। तो अभी लेकिन हम यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करने के हैं कि क्योंकि हम उस थिन लाइन के जस्ट बाजू में जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत छोटा चेंज होगा, लेकिन उसकी जो हाइट है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या बोला कि ये सबसे थिन लाइन थी, उसकी जो हाइट थी वो एच थी। अभी हम थोड़ा इधर शिफ्ट हो रहे हैं, ये वो वाला थिन लाइन छोड़ के हम उसके बाजू वाली थिन लाइन पकड़ रहे हैं। और क्योंकि ये ऐसे शेप छोटी छोटी होती जा रही है तो उसके जो बाजू में होगा उसकी जो हाइट रहेगी वो स्लाइटली कम रहेगी, मतलब एज से थोड़ी ही कम रहेगी, लेकिन बहुत मतलब छोटी सी बहुत कम डिफरेंस रहेगा, लेकिन वो छोटी रहेगी। इसलिए अभी जो दूसरी स्ट्रिप का हम निकालने वाले हैं एरिया, उसमें हमें ब्रेड या फिर विड्थ हमें पता है कि पी ही है, क्योंकि वो हमें स्ट्रेट सरफेस मिल गया तो हमने उसको पकड़ लिया। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा क्योंकि वो ओरिजिनली एज में ये जा रहा है तो वो थोड़ा सा वो जो स्ट्रेट सरफेस वो एकदम स्ट्रेट नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा सा वहाँ पे एज रहेगा, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि छोटे छोटे इतना छोटे से हमें कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो हम छोटा पार्ट हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अभी अपना काम है कि जो दूसरी लाइन है उसका एरिया निकालना है, दूसरी थिन लाइन। तो उसका वेट तो अपने पास बी है, लेकिन उसकी हाइट क्या है वो अभी क्वेश्चन है, क्योंकि हाइट एज इट इज एच नहीं हम लेंगे, क्योंकि वो छोटा होता जा रहा है जैसे जैसे हम एक एक बाजू में सरक रहे हैं धीरे धीरे, तो उसकी हाइट कम होती जा रही है धीरे धीरे, इसलिए हमें एज इट इज एच नहीं ले सकते हम। तो अभी क्वेश्चन ये है कि अभी उसकी हाइट क्या होगी, वो बड़ा क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियो था उसमें हमने एकदम बेसिक से देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों आया, उसमें वो थीटा क्यों आया, ये सब मतलब पूरा एंड टू एंड एकदम बेसिक से देखा था। वहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा सब देखा था, सब कुछ देखा था उसमें। तो वही सब अभी रिपीट करने बैठे तो उसमें फिर टाइम चला जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए वो वाला वीडियो देख लेना, वहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा कि tan थीटा जो है उसका हम यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब वो वीडियो देखना इसलिए जरूरी है कि ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला से कोई होने वाला है नहीं, लेकिन वो सब फॉर्मूला जो आया वो क्यों आया मतलब पूरा बेसिक्स वो देखने, उसके लिए वो वीडियो देखना इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला तो क्या है वो तो हर एक को याद रह जाएगा, उसमें कुछ इतना है नहीं। तो उस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई कार्ड में भी आ ही जाएगा वो। तो आई कार्ड में भी मिल जाएगी उसकी लिंक। उसके बाद यहाँ पे हाँ, तो अभी वो हमारा ये क्वेश्चन था कि ये साइड वाला है उसका एज कैसे निकाले, उसकी हाइट कैसे निकाले, जस्ट दूसरा वाला थीन रेक्टेंगल या फिर दूसरी वाली थीन लाइन। तो वहाँ पे हमने उस वीडियो में क्लियरली देखा था कि अगर tan थीटा है तो उसका जो यहाँ पे एंगल है, तो वो tan थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो h बाई बी रहेगी। और जब अगर हमने इस ट्रायंगल को कंसिडर किया तो ए बी और सी को, तो उसकी वैल्यू रहेगी tan थीटा की h बाई बी। उसके बाद समझो कि अभी हम दूसरा ट्रायंगल इमेजिन कर रहे हैं कि जहाँ पे हमने ये वाली जो थिन लाइन थी उसको हटा दिया। अभी यहाँ पे C1 है और यहाँ पे B1 है, क्योंकि जो थिन लाइन थी उसको हमने हटा दिया, तो अभी एक छोटा वाला ट्रायंगल बचा C1 और B1। उसको हम यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि समझो कि ये वाला है, हमने यहाँ पे tan थीटा था h बाई बी। तो अभी हमने ये वाली स्ट्रिप है उसको निकाल दिया। अभी ये ए, यहाँ वाला ये वाला पॉइंट जो है ये इधर ये वाला, ये C1 और ये वाला B1। तो अभी इसमें tan थीटा क्या आएगा, इसमें आएगा कि ये जो नया h है इसका, क्योंकि एंगल तो वही है, एंगल चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इसका थोड़ी सी यहाँ से हाइट कम हुई है और यहाँ से ब्रेड्थ कम हुई है, इसलिए एंगल तो वही है। तो एंगल के लिए फिर इस नए वाले का क्या आएगा कि ये नया वाला एच न्यू ये यहाँ तक रहेगा और ये बी न्यू। तो इसलिए हम इधर लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू एच बाई बी जो ओरिजिनल था, और उसके बाद एच न्यू बाई बी न्यू। और क्योंकि एंगल सेम ही है, एंगल जो सेम ही है तो जो एच बाई बी का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा एच न्यू बाय बी न्यू। और ये सब रेशो विशो वो सब हमने उस वीडियो में क्लियरली डिस्कस किया है।
तो वो सब यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम ओवरऑल उसका ले लेंगे कि एच बाई बी विल बी इक्वल टू एच न्यू बाय बी न्यू। तो ये अपने को मिल गया। अभी ये इक्वेट करने का फायदा ये होगा कि हमें एच न्यू की वैल्यू निकालनी थी ना, क्योंकि हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो जो एच न्यू है उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो एच न्यू और बी न्यू यहाँ पे जो जे फर्स्ट थिन लाइन के बाजू में जो सेकंड थिन लाइन है उसका हाइट को हम एच न्यू बोल रहे हैं, और उसका जो यहाँ से ये बी डिस्टेंस रहेगा उसको बी न्यू बोल रहे हैं, ये वाला ए से डिस्टेंस। तो इसलिए हमें एक इक्वेशन मिल गया। या अभी हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, मतलब एच न्यू सॉल्व मतलब सिर्फ कुछ वैल्यूज यहाँ से वहाँ भगा देंगे। तो एच न्यू हमें एच न्यू की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने एच न्यू को यहाँ पे रख दिया और ये वाला उठा के इधर भेज दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि बी न्यू यहाँ जाएगा इंटू एच बाई बी, तो ये यहाँ पे आ गया और ये एच वन की एच न्यू की वैल्यू आ गई। तो अभी यहाँ पे हम ऑलवेज ट्राई करते हैं कि जो वेरिएबल्स है वो कम से कम रहे, ताकि हम ज़्यादा सर्टन हो जाए या फिर ज़्यादा हमें अच्छे से मिल जाए। तो जैसे कि कोई इक्वेशन है, उसमें अगर सारे वेरिएबल्स ही है तो फिर वो इक्वेशन कभी सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें सब वेरिएबल्स ही, वेरिएबल की वैल्यू अगर पता ही नहीं है किसी वेरिएबल की, तो वो वेरिएबल्स ही बढ़ते जाएंगे और वैल्यू नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे कि ये इक्वेशन है, तो अभी हम ट्राई करेंगे कि उसमें कम से कम वेरिएबल रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वो वैल्यू रहे जिसकी वैल्यू हमें पता है। क्योंकि जैसे कि एच पी की वैल्यू हमें पता है और ट्रायंगल दे दिया तो एच पी की वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए जो अभी बी न्यू है वो भी उसको भी हम ट्राई करेंगे कि उसको भी हम इस पुराने वैल्यू वैल्यूज में ही लिखे, ताकि उसकी भी वैल्यू निकल जाए। तो अभी जो बी न्यू है यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि फिर से वही कि ये वाला हम देखेंगे। समझो कि इसको हमने बोल दिया कि ये जो स्ट्रिप है इसकी वैल्यू पी है। तो और ये हमें पता है ए टू बी, इसका जो लेंथ है वो बी है। और अभी हम चाहते हैं कि यहाँ से ए से इस वाले पॉइंट तक हमें मिले। तो सिंपल ये टोटल बी माइनस इसको करेंगे, ये वाला स्ट्रिप को, तो बी माइनस बी करेंगे तो ये मिल ही जाएगा, क्योंकि टोटल बी है उसमें से इसको हटाना है, मतलब बी माइनस बी। उसके बाद बचा जो बी निकालने के बाद जो बचा यहाँ से यहाँ तक वो नया है, तो बी माइनस बी। सिंपल, वो तो सिंपल मतलब ये है, सब्सट्रैक्शन है। तो इसलिए जो सिमिलरली यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो सेकेंड थिन लाइन होगी उसका जो बेस की वैल्यू रहेगी वो टोटल बी में से जो छोटा सा बी हमने कंसिडर करा था उसको सिर्फ हटाना है बस। तो इसलिए बी माइनस बी यहाँ पे आएगा, और बाकी ये जो है वो एज इट इज रहेगा। अपने को सिर्फ यहाँ पे बी न्यू पे फोकस करना है। तो जो बी न्यू है हमने ये लिख दिया, और ऐसा लिखने का फायदा ये होगा कि हम कम से कम वेरिएबल लेके रहेंगे, क्योंकि ये बी न्यू फिर नया हो जाता है, और जितने कम वेरिएबल लिए थे हमने, हमें उस पे ही स्टिक रहना है, हमें नए नए वेरिएबल ऐड नहीं करने हैं। तो ये हमें एच न्यू मिल गया। तो एच न्यू की वैल्यू इस सारे में, मतलब पहले जो वेरिएबल हमने जो जो डिस्कस किया था उसी के वैल्यू में मिल गए। तो ये सिंपली अभी ये हमने क्यों नहीं एच न्यू क्यों निकाला था, दूसरी जो थिन लाइन थी उसका रेक्टेंगल का थिन लाइन का एरिया निकालने के लिए। तो उसका एरिया क्या था कि ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ब्रेड्थ तो हमें पता है कि पी है, अभी हाइट तो ये निकालनी। तो ना ये एरिया ऑफ सेकंड स्ट्रिप विल बी पी इंटू एच न्यू। एच न्यू की वैल्यू सिंपली ये है, तो ये हमने यहाँ पे रख दी। तो सिमिलरली जब हम तीसरे पे जाएंगे, तो तीसरे पे भी वही सब होगा कि उसमें भी मतलब वही कि ये दो छोड़ के आगे जाएंगे, और इसका भी जो आएगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा कि यहाँ पे पी रहेगा जो हाइट सॉरी ब्रेड्थ है, और इंटू यहाँ पे हाइट आएगा। और हाइट के लिए फिर से हम tan थीटा से जब निकालेंगे तब फिर से हम वही वाला इक्वेशन मिल जाएगा कि बी न्यू इंटू एच न्यू, सॉरी बी न्यू इंटू एच बाई बी मिल जाएगा। ये तो हमने tan थीटा से निकालेंगे जो हमने पहले ही निकाला था, एच न्यू इक्वल टू बी न्यू इंटू एच बाई बी। तो यहाँ पे बी न्यू इंटू एच बाई बी आएगा, तो वो आ गया। अभी यहाँ पे बी न्यू चाहिए, तो ये अभी हम बी न्यू जो है हम इसको बोल रहे हैं, अभी ये नया वाला बी न्यू बोल रहे हैं कि एक वाली स्ट्रिप थी उसको निकाल देने के बाद एक मिला, अभी हमने उसको भी निकाल दिया, हम तीसरे वाले पे आ गए। तो अगर तीसरे वाले पे आ गए तो हम फिर से वही कि ये पूरा बी था, उसमें से वन पी चला गया, फिर दूसरा भी पी चला गया, मतलब बी माइनस टू पी, उसमें से दो पी निकल गए, अभी बचा अपने पास ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो बी माइनस टू पी। तो हमने यहाँ पे फिर वही कि बी न्यू की जगह पे बी माइनस टू पी लिख दिया। ये बी न्यू है वो थर्ड वाले स्ट्रिप के लिए था, तो मतलब वही कि हम उसको चाहे तो हम बी न्यू डैश भी बोल सकते हैं, बी न्यू टू भी बोल सकते हैं, जो भी। मतलब मेन बात यह है कि हम उसको तीसरे वाले स्ट्रिप के लिए ले रहे थे। तो अभी हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं ऑब्जर्व किया
कि एरिया जो है वो ऐसा आ रहा है कि P इंटू एच था, उसके बाद P इंटू बी माइनस पी इंटू एच बाई बी, उसके बाद देखा तो P इंटू बी माइनस टू पी बाई एच बाई बी। तो ये सब मतलब एक हम देख पा रहे हैं कि एक फॉर्मेट आ रहा है, या फिर एक हाँ उसे फॉर्मेट आ रहा है, सिर्फ उसमें ये वाला चेंज हो रहा है। और वो लॉजिकल भी है कि हमें यहाँ पे पता है कि जैसे जैसे आगे जाएंगे तो जो बेस जो है वो उसका कम होता जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पहले 3 लाइन का निकाल दिया, उसका पी चला गया, फिर दूसरा पी चला गया, तीसरा पी चला गया। तो ऐसे आगे जाएंगे तो बेस की वैल्यू कम होती जाएगी ना, और जो कम होती जा रही है वो सीक्वेंस में हो रही है कि सबसे पहले माइनस पी हो गया, फिर माइनस टू पी, फिर माइनस थ्री पी। तो हमें उस हिसाब से हमने ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि जो एरिया है वो इसी फॉर्मेट में आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे माइनस पी था सेकंड के लिए, सेकंड स्ट्रिप के लिए, थर्ड स्ट्रिप के लिए माइनस टू पी, फोर्थ के लिए माइनस थ्री पी, फिफ्थ के लिए फिफ्थ के लिए माइनस फोर पी। तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे, और हमने क्या बोला था कि ये टोटल जो स्ट्रिप्स है या फिर टोटल है एन है। एन भी एक वेरिएबल था जो हमने लिया, एन की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, हमने बोला कि टोटल एन रहेंगे, क्योंकि जो भी कितने रहेंगे हमें नहीं मालूम, इसलिए हमने बोला कि एन रहेंगे। तो अगर हमने उसी फॉर्मेट में हम आगे बढ़ते गए कि अगर सेकेंड स्ट्रिप के लिए यहाँ पे बी माइनस पी आ रहा है, मतलब बी माइनस वन पी आ रहा है, थर्ड के लिए बी माइनस टू पी आ रहा है, फोर्थ के लिए बी माइनस थ्री पी आ रहा है। सिमिलरली एन के लिए क्या आएगा, एरिया ऑफ एन स्ट्रिप एन माइनस वन आएगा, क्योंकि सेकंड के लिए वन, थ्री के लिए टू, फोर्थ के लिए थ्री। तो एन के लिए एन माइनस वन आएगा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे। और हमने ऑब्जर्व करके देखा कि वो बढ़ता जा रहा है। और इसको या तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये आ रहा है, या फिर हम डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ से कि हमने क्या बोला कि इसमें थिन लाइन से समझो कि ये सारी थिन लाइन है। अभी यहाँ पे थिन लाइन दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको समझो कि यही है थिन लाइन है। तो इसकी पी चली गई और ये टोटल एन है, तो ये एक पी चला गया, दूसरा पी चला गया, तीसरा पी चला गया, चौथा, ऐसे कर करके ये वाला। अब हमने बोला कि ये वाला nth पार्ट है, ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट स्ट्रिप सेकंड स्ट्रिप थर्ड स्ट्रिप, ऐसे कर करके nth स्ट्रिप। तो यहाँ पे हम इसको एन स्ट्रिप बोल रहे हैं, और अब इसका अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है ये वाला बेस का, तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो टोटल बी था उसमें से हमने एन माइनस वन के स्ट्रिप्स का जो बेस था उसको हटाना है बस। तो मतलब ये टोटल बी माइनस एन माइनस वन पी, यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर एन टोटल उसको एन पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो अगर उसकी लेंथ निकालनी है तो जो ओरिजिनल लेंथ थी उसमें से हमने को एन माइनस वन पी, एन माइनस वन रेक्टेंगल्स की ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए वो इस हिसाब से भी हम मतलब उसको कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे वही आएगा कि एन माइनस वन पी ही आएगा, कि जो बेस है वो बी माइनस एन माइनस वन पी, मतलब जो लास्ट वाली स्ट्रिप रहेगी उसका बी में से जो बाकी सब था, अब अभी तक एन माइनस वन जो थिन लाइंस थी उसका सबका जो पी, एक का पी था, तो एन माइनस वन का एन माइनस वन टाइम्स पी आएगा, तो उसको निकाल देंगे तो ये आएगा। तो मतलब ये सिर्फ मैथमेटिकल ही है, या तो हम उसको इसके इस फॉर्मेट में देख सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली विजुअलाइज करके भी समझ सकते हैं कि हमें एन माइनस पी निकालना है। सिंपल है कि ये टोटल एन है, और यहाँ तक एन है, मतलब ये एन माइनस वन होगा, और इसकी हाइट चाहिए, इसकी ब्रेड चाहिए, मतलब एन माइनस वन की जो जो ब्रेड थी उसको निकालना पड़ेगा। और एन माइनस एक की पी थी, दूसरे की टू पी थी, तीसरे की थ्री पी थी, थ्री पी फोर पी फाइव पी, तो एन माइनस वन की एन माइनस वन पी, एन माइनस वन टाइम्स पी आएगी। तो वो सिंपल था, तो बस उसको निकाल दिया तो अपने को ये आ गया। अभी तो इसका फायदा क्या हुआ कि अपने को एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप मिल गया, एरिया ऑफ सेकंड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप, और एरिया ऑफ nth स्ट्रिप, उसको हम लास्ट स्ट्रिप बोल सकते हैं। तो अभी सबका तो एरिया मिल गया, अभी सबको सिर्फ ऐड करना है बस। तो अभी आगे आगे जो होगा सिर्फ एडिशन होगी, उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन वहाँ पे मेन चीज़ है कि वहाँ पे सिर्फ वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, बस दो ही चीज़ें हैं, उससे ही अपने को पूरा होना है। मतलब चार ही चीज़ें हैं, उसी से वो सब होगा। तो वो उसमें कुछ नहीं, वो जस्ट कैलकुलेशन है। लेकिन अब तक जो मेन उसका थ्योरी था या फिर उसका बेसिक था वो यहाँ तक था कि क्या करना है। तो अभी हम क्या करते हैं कि वो वहां तक जाते हैं और पूरा वो देखते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ से चालू करते हैं। अभी एरिया हमने क्या बोल रहा था यहाँ पे कि एरिया जो है वो सारे छोटे 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 स्ट्रिप्स रहेंगे, थिन लाइंस का समेशन, क्योंकि थिन लाइन को सेपरेटली निकालेंगे और हर एक थिन लाइन का एरिया निकालेंगे और फिर उसको जोड़ देंगे।
तो यहाँ पे हम यह बोल रहे हैं कि टोटल जो एरिया है वो पहले 3 लाइन का एरिया प्लस दूसरे 3 लाइन का एरिया प्लस तीसरे 3 लाइन का एरिया प्लस ऐसे कर करके जो जो 3 लाइन थे सबके एरिया करेंगे, क्योंकि वो जो 3 लाइन थे वो हमने उसी ट्रायंगल में से ही बाहर निकाले थे। तो इसलिए क्योंकि वो उसी से निकाले थे, तो अभी उनका सेपरेटली एरिया निकालेंगे और उसके सम करेंगे, तो फिर एट द एंड हमें उस ट्रायंगल की ही मिलेगी एरिया मिलेगा। तो इसलिए हम सिंपली अभी उनको ऐड करेंगे। तो ये हमने देखा था यहाँ पे पी इंटू एच आया था सबसे पहला, कि जो लेंथ और ब्रेड थे उनका सिंपल अपने को प्रोडक्ट करना था। तो पी जो थी वो ब्रेड थी और एच जो हाइट थी, तो पी इंटू एच कर लिया था। फिर ये देखा था हमने कि पी बी माइनस पी आया था, -1 पी आया था, यहाँ पे -2 पी आया था, यहाँ कर करके -n-1 पी आया था। तो यह आया था। अभी यहाँ पे सिर्फ हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं 2-3 स्टेप में। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि यहाँ पे जो पी एच यहाँ पे है, तो इसको भी हम पी एच को साइड में ला रहे हैं ताकि वो कंसिस्टेंट रहे। तो इसमें भी हम पी और एच इधर ला रहे हैं, और बस इसमें ये बाकी जो बचा उसको हम पैरेंथेसिस में रख रहे हैं कि बी माइनस पी बाई बी। यहाँ पे भी ये पी एच यहाँ से आ गया, यहाँ पे बी माइनस 2 पी और ये डिवाइडेड बाई बी यहाँ पे रह गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने पी एच को इधर ले लिया और बाकी जो भी बचा उसको हमने सिर्फ सिंपली पैरेंथेसिस में रख दिया। तो अभी यहाँ पे हम, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है तो इसको सेपरेट कर सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर इसको भी दे दिया, इसको दे दिया। तो अगर यहाँ पे b बाई बी आएगा तो वो b बाई बी कट होगा, 1 रहेगा, और ये माइनस p बाई बी। तो सिमिलरली यहाँ पे अभी सिर्फ पैरेंथेसिस वाले पे फोकस करो, बाकी सब एज इट इज है। अभी सब हम सिर्फ पैरेंथेसिस में देखेंगे। यहाँ पे भी सेम कि b से b कट हो जाएगा, और ये वाला b डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इधर भी चला जाएगा, और -2p/b। सिमिलरली यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी b से कट होके 1 रहेगा, और ये -n-1p/b। तो यहाँ पे आ गए। अभी अभी हम यहाँ पे एक फॉर्मेट में आ गया कि हम देख सकते हैं कि जो pH है वो हर जगह पे कॉमन है, pH, तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो इसलिए हमने pH को कॉमन ले लिया, और फिर इस वाले कर्ली ब्रैकेट में pH, क्योंकि यहाँ से pH कॉमन आया था तो यहाँ पे अंदर 1 बचा, क्योंकि pH पूरा ही कॉमन आ गया। तो pH इंटू 1 हम बोल ही सकते हैं कि pH इंटू 1 था, उसमें से pH निकल गया तो 1 बच गया मल्टीप्लिकेशन में जो था वो। उसके बाद इधर से pH गया तो सिर्फ ये पैरेंथेसिस वाला पार्ट बच गया। सिमिलरली यहाँ पे भी जो pH निकल गया तो ये ब्रैकेट वाला बच गया। ऐसे करके आगे जाएंगे तो मतलब भाई कि pH बाहर गया और ब्रैकेट वाले बच गए। तभी फिर से सिर्फ ये वाले कर्ली ब्रैकेट वाले के अंदर वाला ही अपन फोकस करते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 1 है उसके बाद यहाँ पे +1 है। ये माइनस है, लेकिन ये माइनस इसके लिए है, यहाँ पे भी माइनस जो है वो p बाई बी की जो टर्म है उसके लिए है हर जगह पे, लेकिन 1 जो है हर जगह पे +1 है। +1 यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1। तो ये क्योंकि ये 1+1+1+1 बार बार आ रहा है, जैसे कि अगर 2 बार आ गया 1+1 तो उसकी वैल्यू होती है 2। अगर 3 बार आ गया 1+1+1 तो उसकी वैल्यू 3। वैसे ही अगर 1 10 बार आ गया तो उसको मतलब 1+1+1+1 ऐसा 10 बार हुआ तो हम 10 बोलते हैं। सिमिलरली अगर 1+1+1+ ऐसे n बार आ गया तो उसका n होगा, क्योंकि वो सिंपल नेचुरल एडिशन है, उसमें इतना कुछ नहीं। तो वही रूल हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि जो 1 है वो मतलब उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि 1 जो कितने बार आ रहा है, वो जितने बार आएगा उसका हम लगा देंगे। जैसे कि अगर 10 बार आ रहा होता तो हम बोलते हैं कि 10 है, क्योंकि ये 10 बार वह एक आ रहा है तो 10 बार एक को हमें ऐड करना है तो उसका 10 ही होगा, 1+1+1+1 ऐसे करके। सिमिलरली इसलिए हमें ये जानना है कि ये 1 जो है वो कितने बार आ रहा है ताकि हम उसको लिख सकें। तो उसके लिए हम मतलब वही यहाँ पे बहुत सारे वेज है, उसमें से सबसे इजी वे है कि अभी के लिए हम ये 1 जो है इसको अभी के लिए साइड रखते हैं और ये वाला 1 को ही देखते हैं, क्योंकि ये कुछ सिमिलर फॉर्मेट में है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। सिर्फ सिंपली काउंटिंग है वो, गिनना है बस। तो ये 1 जो है वो -p/b के लिए एक 1 है। सिमिलरली -2p/b के लिए दूसरा 1 है। तो यहाँ पे हम मतलब क्लियरली देख पा रहे हैं कि -2p/b है तो 1 है, उसके -3p/b के लिए और एक 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे n-1 तक जा रहा है उसके लिए भी एक 1 है। मतलब सिर्फ अगर यहाँ से यहाँ तक जाए तो हमें पता चल जा रहा है कि यहाँ पे जो है ये 1p समझो कि सिर्फ हम ऊपर वाला देख रहे हैं तो 1p के लिए 1 था, ये 2p के लिए दूसरा p 1, 3p के लिए और एक 1। सिमिलरली
n-1 p के लिए और एक 1, मतलब ये काउंट हमें मिल गया यहाँ से कि ये 1 के लिए 1 था, 2 के लिए 2, 2 के लिए 1, 3 के लिए 1, ऐसे ही n-1 के लिए 1। तो यहाँ से हमें यहाँ से यहाँ तक का काउंट मिल गया कि ये टोटल 1 है, वो n-1 बार आ रहा है, क्योंकि 1p के लिए एक है, 2p के लिए है, 3p के लिए, सिमिलरली n-1 के लिए है, मतलब 1 से लेके n-1 के लिए 1 प्रेजेंट है, मतलब वो उतने बार आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर काउंट करेंगे 1, तो वो n-1 है, और तो इसलिए उसकी जो सम रहेगी वो n-1 आएगी, और उसके बाद इधर और एक 1 है, तो उसको अगर ऐड करेंगे तो n-1 प्लस 1, तो माइनस और 1 प्लस 1 कट हो जाएगा, बचेगा n। तो इसलिए इधर हमने सारे 1 को मिला के इधर n लिख दिया, कि हमने बोला कि जो सारे 1 थे उस सब का यहाँ पे n है, तो ये n आ गया यहाँ पे। अभी उसके बाद n आ गया, अभी सिर्फ ये माइनस वाली माइनस साइन वाले जो टर्म है वही बचे हैं। तो अभी अब हम क्या करेंगे कि माइनस वाला माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, और बाकी जो जो बचा है उसको हम सिंपली ब्रैकेट में भेज देंगे। तो क्योंकि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो फिर p बाई बी, उसके बाद p माइनस, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया है तो इसलिए फिर ये प्लस 2p बाई बी। सिमिलरली हमने माइनस माइनस हर जगह से कॉमन ले लिया, तो p बाई बी प्लस 2p बाई बी प्लस 3p बाई बी, ऐसे कर करके n-1 p बाई बी। और क्योंकि ये माइनस कॉमन बाहर है तो इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। अगर हमने इसको माइनस को फिर से ब्रैकेट हटा दिया तो फिर से माइनस हर जगह पे चला जाएगा, प्लस के जगह पे वो माइनस जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए हमने माइनस को बाहर निकाल दिया और सिंपली अंदर सारे प्लस रख दिए। तो अभी सिर्फ इस वाले ब्रैकेट पे फोकस करो, ये पैरेंथेसिस वाले पे, कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि p बाई बी जो है वो रिपीट हो रहा है हर हर टर्म में, 3p बाई बी, 4p बाई बी, ऐसे ही n-1 p बाई बी। तो हम p बाई बी को कॉमन ले सकते हैं फिर से, तो हमने इसको कॉमन ले लिया p बाई बी को। अभी इधर क्या बचा 1, p बाई बी इंटू 1 था तो p बाई बी कॉमन आ गया तो 1 बच गया, फिर प्लस यहाँ पे 2 बच गया, प्लस 3 बच गया, 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 n-1। तो ये तो सिंपल फिर से वही कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमें फार्मूला पता है ही कि अगर ऐसा अगर है कि नेचुरल नंबर्स है उनका सम है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एक्स तक अगर है तो उसकी सम जो रहती है वो x इंटू एक्स प्लस 1/2। अभी ये पहली बात तो ये मतलब लॉजिकल है, ये वेल डिफाइंड फार्मूला है, और उसको हम कभी भी इंश्योर कर ही सकते हैं, इतना कुछ नहीं। हम सिंपली x के जगह पे अगर हमने 2 ले लिया तो इसमें मतलब वही, मतलब ये वेल डिफाइंड फार्मूला, इस पे ज़्यादा बात नहीं करते। ये फार्मूला वैलिड है और इसको हम डिराइव भी कर ही सकते हैं। अभी के लिए उसको हम उसमें ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि हमें हमारा फोकस वो नहीं है। तो ये सिंपल फार्मूला है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए अगर हम फर्स्ट x नेचुरल नंबर्स के लिए अगर हम समेशन है कहाँ पे, तो उसकी जो सम रहेगी वो इसके इक्वल रहती है कि x इंटू एक्स प्लस 1/2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 1 प्लस 2 प्लस 3 है, n-1 तक जा रहा है, मतलब x के जगह पे n-1 है। तो सिंपली इधर हम x n-1 डालेंगे, n-1 यहाँ पे भी n-1, और ये -1 और यहाँ पे पहले से +1 है तो वो कट हो जाएगा। तो मतलब n-1 और +1, तो +1 -1 गया, यहाँ सिर्फ n बचा इस वाले पैरेंथेसिस में, या फिर इस वाले ब्रैकेट में सिर्फ n बचा, और यहाँ पे n-1 है क्योंकि x की वैल्यू n-1 है। तो ये क्या हुआ कि n-1 ब्रैकेट में n और ये बाई 2। तो बस हमने इस वाले को, बस इस वाले पे फोकस करना कि ये वाला अपना पैरेंथेसिस या फिर ब्रैकेट उसी पे। तो उसका हमने यहाँ पे n-1 n-1 प्लस 1 तो n बाई 2, तो यहाँ पे आ गया अपना n-1 n बाई 2। तो ये वाला अपना पार्ट हो गया बस। तो ये वाला अभी तो सिर्फ हमने इस पे किया, बाकी जो था वो एज इट इज लिख दिया, p बाई बी और p बाई बी यहाँ पे है, और क्योंकि ये ब्रैकेट में था तो इनटू, और ये माइनस और n ये एज इट इज लिख दिया जो भी था वो। तो ये हो गया, अभी यहाँ तक अपना फॉर्मूला बन गया। लेकिन यहाँ पे दो चीजें है कि जो अपना p है, p की वैल्यू हमने अज्यूम की थी कि बहुत छोटा होगा, लेकिन हमने खुद को मतलब तब, क्योंकि वो शुरुआत के दिनों में तब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं था कि जाके वो p की वैल्यू मेजर करे या फिर निकाले समहाउ। तो हमें p की वैल्यू पता ही नहीं, हमने सिर्फ ऐसा अज्यूम करके चल रहे थे कि इतना छोटा है कि वो सरफेस जो है स्ट्रेट हो जाएगा उस थिन लाइन का। तो इसलिए हमने बोला था कि p बहुत छोटा होगा, ये वाला p जो यहाँ पे थिन लाइन बनेगी उसका जो विड्थ होगा
वो बहुत छोटा होगा, क्योंकि वो लाइन ही बहुत थिन होगी, क्योंकि उसका जो विड्थ होगी वो भी बहुत छोटा होगा। लेकिन वो कितना छोटा होगा वो हमें हमें कुछ नहीं मालूम, हमने ऐसे ही बोल दिया तो छोटा होगा। तो इसलिए अभी हमारा काम ये है कि हमें पी को एलिमिनेट करना है यहाँ से, ताकि हमें कैलकुलेट कर सके हम एरिया, क्योंकि हमें पी कैलकुलेट करना है या तो यहाँ पे सबकी वैल्यूज डालनी पड़ेंगी ना, पी की, जो भी एच की, हर एक की वैल्यू डालनी पड़ेगी पी की। लेकिन पी की वैल्यू ही नहीं मालूम तो क्या डालेंगे, इसलिए अभी हमें पी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं कि पी को हम एलिमिनेट कैसे कर पाते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या बोला था कि अ, यहाँ पे पी विड्थ की एक थिन लाइन है, वैसे ही दूसरी थिन लाइन है, तीसरी थिन लाइन है, चौथी थिन लाइन, ऐसे एन लाइन्स है। तो मतलब एन जो है नंबर ऑफ लाइन्स है, और नंबर ऑफ लाइन्स का हम इक्वेशन अगर बात करें तो क्या रहेगा कि जैसे कि इसमें वन हम बोल सकते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ लाइन्स निकालने हैं तो हम इसके इस वेरिएबल्स में कैसे निकल सकते हैं, इस वेरिएबल्स का यूज करके। तो हमें पता है कि बी जो है उसको हम अगर डिवाइड करेंगे पी विड्थ से तो हमें नंबर ऑफ लाइन्स मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन थी, फिर दो, एक लाइन जो पी, मतलब इतना ही है कि जो बी वाला लेंथ है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं पी वाले मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल लेंथ में, या फिर मल्टीपल पार्ट्स में जिसकी लेंथ पी है। तो उसका वो नॉर्मल मतलब डिवीजन ही है कि अगर बी को हम पी वाले पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो टोटल पार्ट्स कितने बनेंगे। तो वो तो नॉर्मल उसी वही डिवीजन का मतलब है कि टोटल पार्ट्स बनेंगे n इक्वल टू बी बाई पी, टोटल नंबर ऑफ पीस इन बेस बी, या फिर टोटल नंबर ऑफ थिन लाइन्स, टोटल नंबर ऑफ लाइन जो मतलब पार्ट्स जो बनेंगे वो एन बी बाई पी रहेंगे। मतलब ये सिंपल डिवीजन है। डिवीजन का मतलब वही होता है कि अगर कोई चीज है अपने पास, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं पी वाले पार्ट्स में, तो टोटल पार्ट्स कितने बनेंगे, वो तो एन, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स एन जो बनेंगे वो बी बाई पी रहेंगे। तो ये सिंपल डिवीजन है, वो इतना कुछ नहीं। लेकिन इधर अच्छी बात ये हुई कि अपने को एन और बी और पी का रिलेशन मिल जाएगा कि एन इक्वल टू बी बाई पी। और क्योंकि हमें ये रिलेशन मिल जाएगा तो हम उसको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे हमें मेन चीज यही है कि हमें बी बाई पी मिल गया, एन इक्वल टू बी बाई पी। तो इसलिए अभी यहाँ पे अपना काम क्या था कि पी को अपने को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि वो वाला इक्वेशन कर लेंगे कि एन इक्वल टू बी बाई पी। अभी हमने क्या था, अबे हमें एन की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें पी की वैल्यू चाहिए, तो हमें पी इधर भेज देंगे, एन को इधर भेज देंगे। तो पी, तो दिस गिव्स पी इक्वल टू बी बाई एन। तो पी की वैल्यू हमें मिल गई। तो बस ये पी की वैल्यू उठानी है और इस वाले इक्वेशन में जहाँ जहाँ पी दिख रहा है वहां वहां उसको डाल देनी है। तो यहाँ पे पी इंटू एच था तो ये बी बाई एन इंटू एच, उसके बाद एन माइनस पी बाई बी, एन माइनस पी बाई बी इंटू ये सब था। तो पी पी की वैल्यू क्या थी, बी बाई एन। तो यहाँ पे अगर पी के जगह पे हम बी बाई एन डालेंगे तो बी और नीचे एन आएगा, और ये वाला बी और ऊपर वाला बी जो अभी आया है वो कट हो जाएगा। पी का क्या है, बी बाई एन, और ये बी, ये पी पहले जो बी था उसके साथ कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वन बाई एन। सिंपली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ पे वन बाई एन बचेगा, और बाकी जो है वो एज इट इज। तो मतलब हमने सिर्फ पी के जगह पे बी बाई एन डाला, और उसके बाद जो जो मतलब सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है, बस बाकी कुछ नहीं किया है। सिर्फ यहाँ की बी कट हो गया क्योंकि वो यहाँ पे रिपीट हो रहा था डिनोमिनेटर में, तो क्योंकि आ रहा था तो वो कट हो गया। तो अभी ये एन बाय एन सिंपली, अभी हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी ये बी बाय एन बाय एच, और ये एन, ये वाला एन और ये वाला एन यहाँ से कट हो रहा है, तो एन माइनस वन बाई टू, और ये बस इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया। तो अभी फिर से बस और थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं कि ये, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है और इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट इसके भी अंडर देना है, तो हम इसको सिंपली टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा, तो दोनों को नीचे दो ही लिख पाएंगे। और फिर ये टू एन क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो ऊपर टू, नीचे टू, तो टू एन माइनस एन माइनस वन, और नीचे ये जो टू था वो दोनों को हमने सेम दे दिया, और डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको ऐसे जोड़ सकते हैं। तो ये टू एन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे एन माइनस वन है, तो ये सिर्फ माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस एन होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस वन हो जाएगा। तो ये टू एन माइनस एन का टू एन माइनस एन एन हो गया,
और ये माइनस माइनस वन और माइनस माइनस का प्लस वन, तो एन माइनस एन प्लस वन। ये सिंपल एडिशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है। उसके बाद अभी ये अपना आ गया कि बी बाई एन एच बाई एन प्लस वन बाई टू। अभी यहाँ तक आ गए। अभी हम क्या, फिर से वही कि अभी हमें हमारा फाइनल एम क्या है कि हमें एरिया निकालना है। फिर से हम यहाँ देखा कि एच एन जो नंबर है उसकी एरिया निकालना अगर है तो एन की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो एन की वैल्यू डालनी है तो हमें पहले सोचना पड़ेगा एन क्या था। तो हमने क्या बोला था कि एक थिन लाइन, दूसरी थिन लाइन, चौथी थिन लाइन, ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ थिन लाइन जो रहेगी वो एन रहेगा। तो अभी हमें एन भी नहीं मालूम, क्योंकि हमें पी खुद नहीं मालूम, तो हमें एन कहाँ से पता चलेगा, क्योंकि एन डिपेंड करता है पी पे, कि ये जो कितने पार्ट्स बन रहे हैं उसके हिसाब से। क्योंकि हमने देखा था कि एन इक्वल टू पी बाई पी, लेकिन हमें पी की वैल्यू नहीं मालूम, तो हमें एन की वैल्यू कहाँ से मिलेगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे मतलब जैसे कि एन इक्वल टू बी बाई पी है, तो ये वाले इक्वेशन में तीन वेरिएबल है लेकिन वैल्यू सिर्फ बी की मालूम है। तो अगर तीन वेरिएबल है और वैल्यू सिर्फ एक की मालूम है, तो दूसरे दोनों की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। इसलिए हम पी भी नहीं निकाल सकते, एन भी नहीं निकाल सकते। हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं कि पी बहुत छोटा है, और क्योंकि पी बहुत छोटा है तो बहुत ज़्यादा थिन लाइंस बनेंगी, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रहेंगी तो वो काउंट बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए एन की वैल्यू बहुत बड़ी रहेगी। तो मतलब हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि पी बहुत छोटा है और एन बहुत बड़ा है। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बोल दिया कि इसलिए हम क्या करेंगे कि एन को फिलहाल के लिए हम साइड में निकलते हैं यहाँ से, कि एन जो है वो हमें उसका वैल्यू नहीं मालूम, इसके लिए एन को हम साइड में लेते हैं और बाकी वाला साइड में लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि ये बी एच, ये बाई टू इसको इधर ले लिया, और एन प्लस वन बाई एन इसको इधर ले लिया, सिर्फ इधर उधर से शिफ्ट कर दिया, ताकि जो हमें पता है वो इधर रहे और जो नहीं पता वो इधर रहे। तो अभी क्योंकि ये हमें पता नहीं, तो उसको हम ब्रैकेट देके उसको अंदर देखते हैं कि कुछ हो सकता है क्या। इसलिए हमने सिंपली इसको ब्रैकेट दे दिया। और एन फिर से, क्योंकि बेस को हम कभी भी डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही सकते हैं, तो एन एन बाई एन प्लस वन बाई एन, तो एन बाई एन सेम है तो कट जाएगा, तो वन प्लस वन बाई एन। तो ये सिंपली सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये बच गया। अभी अभी यहाँ पे वन है, वन तो ठीक है, वन वन का कोई इशू नहीं है, इशू है वन बाई एन का। तो यहाँ तक अपना सब आगे आ गया है, लेकिन ये वन बाई एन बच गया। तो अभी ये इसका क्या करना है वन बाई एन का, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ और कर ही नहीं सकते। यहाँ पे ये एन है, एन की वैल्यू डालेंगे तभी कुछ हो पाएगा, दूसरा मतलब यहाँ कट करने के लिए तो कुछ बचा नहीं। तो इसलिए अभी हमें कुछ वैल्यू नहीं पता, तो हमें उसका कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो उसलिए हम क्या करेंगे कि देखो, हम फिर से अभी अपने ओरिजिनल वाली बात पे आते हैं कि हमने बोला कि यहाँ पे सबसे पहली पी विड्थ की एक सब बहुत छोटी लाइन होगी, उसके बाद उसके साइड में वो, क्योंकि हम बहुत छोटी बोल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा छोटी बोल रहे हैं, इसलिए मतलब समझो कि इधर में ही वन टू थ्री, समझो यही यही तक 100 लाइन बन गई है वैसे थिन लाइंस। क्योंकि हम सही में बोल रहे हैं कि बहुत छोटी होगी, बहुत मतलब बहुत छोटी, क्योंकि हम छोटी बोलने के लिए हमें क्या हो जाता है, हम बोल सकते हैं कि 0.000000001 बहुत छोटी वाली विड्थ की लाइन है। तो अगर उतनी छोटी है तो इसमें 100 तो यहीं तक हो जाएंगे, आगे गए तो यहाँ तक 1000 हो जाएंगे, ऐसे ही आगे गए तो यहाँ तक लाख हो जाएंगे, यहाँ तक पता चला करोड़ हो जाएंगे। ऐसे मतलब थिन लाइंस, नंबर ऑफ थिन लाइंस यहाँ तक 100 थी, नंबर ऑफ थिन लाइंस यहाँ तक 1000 हो गई, यहाँ तक नंबर ऑफ थिन लाइन 1000 सॉरी लाख्स में चली गई, लैक्स में चली गई। उसके बाद यहाँ तक समझो कि करोड़ों में चली गई। तो ऐसे कर करके हमें ये तो पता चला कि एन जो है वो बहुत ज्यादा मतलब करोड़ों से भी आगे चला जाएगा, क्योंकि हमने पी बहुत छोटा लिया है। जितना छोटा हम पी लेंगे उतनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस बनेंगे, क्योंकि थिन लाइन थिन लाइन डिपेंड, नंबर ऑफ थिन लाइन डिपेंड करता है कि ये पी कितना छोटा है। अगर बहुत छोटा है तो बहुत ज्यादा लाइंस बनेगी। तो इसलिए यहाँ तक 100 थिन लाइंस, 1000 थिन लाइंस, लाख थिन लाइंस, करोड़ों थिन लाइंस, और यहाँ पे समझो कि एन बहुत बड़ा हो गया। तो अभी क्योंकि हमें एन की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन हम यहाँ पे एक जुगाड़ लगाएंगे कि हम बोलेंगे कि क्योंकि एन जो वैल्यू बहुत बड़े, समझो कि 10 करोड़ है, तो अभी वो 10 करोड़ अगर है तो अ, इसको हम क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे 10 करोड़ है, तो यहाँ पे ये इसका जो आंसर आएगा वो 0.0000 बहुत सारे जीरोस आएंगे, उसके बाद वन आएगा। तो बहुत छोटी वैल्यू है, मतलब अगर जैसे कि अगर वन प्लस 0.00001 हमने ऐड कर भी दिया, तो इसमें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि ये वन, मतलब उसको हम वन ही कंसिडर करेंगे। कि अगर किसी ने बोल दिया कि
1.00001 है, तो वो 00 पॉइंट जो पॉइंट के बाद जो है 00 जो भी है, उसका किसको फर्क पड़ रहा है इतना छोटा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब उसको हम उसका लेकर हम क्या ही करेंगे, इसलिए हम बोलेंगे कि n, क्योंकि n बहुत बड़ा है तो इसकी वैल्यू बहुत छोटा आएगी। 0.000, समझो कि बहुत ज्यादा जीरो आ गए ना, बहुत सारे जीरो, उसके बाद वन आएगा 0.0000001। तो इतनी छोटी वैल्यू को लेके हम क्या ही करेंगे, अगर हमें n की वैल्यू पता भी चल गई तो इतनी छोटी वैल्यू लेके उसका क्या करना है, उसको तो हम एरर बोल के छोड़ दे सकते हैं। उतने से मतलब कुछ फायदा ही, फर्क ही नहीं पड़ने वाला। इसलिए हम सिंपली उसको रिजेक्ट कर सकते, निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना छोटा मिल भी गया तो उसका क्या ही करेंगे। इसलिए हमने बोला कि 1/n इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली जीरो है, क्योंकि वो इतना छोटा है, उसका कोई वैसे भी उसका कोई मतलब नहीं बन रहा, तो उसको जीरो ही बोल देते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जीरो बोल दिया, इसको उड़ा दिया, हो गया जीरो। तो अभी पैरेंथेसिस या फिर ब्रैकेट में सिर्फ बचा वन। तो क्योंकि ये वन है तो बी एच इंटू टू, bh/2 इंटू वन, तो वन का तो इंटू कोई मतलब नहीं बनता, तो ये बच गया bh/2, तो bh/2। और फिर इसी को हमने बोल दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आ गया अपना एरिया। तो सिमिलरली मतलब ये डेरिवेशन था, डिराइविंग द एरिया बाय इंटीग्रेशन। तो ये मतलब एक इंटीग्रेशन का सबसे मतलब इजीएस्ट, वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जांपल्स था। उसमें हमने मतलब डिराइव करना देखा कि कैसे कर सकते हैं। और फिर यही वाला बेस, यही वाली आइडिया हर एक शेप पे लगाई जा सकती है। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल जो भी शेप लेके उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। उसके बाद ये फिर एरिया तक सीमित नहीं रहा, फिर आगे जाके लोगों ने इसी को उठा के ऐड कर दिया ग्राफ्स में, जहाँ पे जो एक्स एक्स का डेरिवेशन आता है, या फिर x+1 का आता है, x² + 4x/2 का आता है। जो हर एक का जो डेरिवेशन आता है वो उसका यही से मतलब वो जो शुरुआत हुई थी यही से, फिर इसी को उठा के ग्राफ्स वाले में डाल दिया कि इंटीग्रेशन वाली आइडिया। उसके बाद उसी को उठा के फिजिक्स में भी ले लिया, जहाँ पे हम देखते हैं कि वेलोसिटी वगैरह की, वेलोसिटी पोजीशन एट सर्टेन पॉइंट, ये वो में इंटीग्रेशन यूज होता है। तो वो भी यही से, तो मतलब जो बेस था वो ये था। अभी आगे जाके हम वो वाले एप्लीकेशन भी देखेंगे कि वहाँ पे इंटीग्रेशन को कैसे अप्लाई किया। लेकिन क्योंकि जो आइडिया थी वो यही थी, तो चाहे तो तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो सब। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके वो भी देखेंगे कि वहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो कैसे अप्लाई हो सकता है, फिर कैसे अप्लाई किया गया। तो ठीक है, तो मतलब पूरा ओवरऑल बेस तो यही है इंटीग्रेशन का। तो ठीक है, आगे वाले वीडियोस में वो हम देख लेंगे। और